प्रणाम है आप सभी को। स्वागत आपका केतु विज्ञान में। विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। लेकिन जो रिजेक्शंस, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में डे टू डे में आती हैं, किसी फैक्ट को समझने में जो हमें कष्ट होता है या अपनी ही रियलिटी को एक्सेप्ट करने में जो हमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इन सब के सॉल्यूशंस लेकर हमारे पास होते हैं कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले। इस प्रोग्राम में केतु विज्ञान में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की, हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि केतु विज्ञान हमें रेमेडी सिस्टम प्रोवाइड करता है। अश्विनी जी से हमने जाना है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने जेंडर को नहीं समझते, अपने जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं समझते, और जब हमने बीज को जाने बगैर उसको बड़ा करना शुरू कर दिया तो किस तरह के फल उस पेड़ पर लगेंगे हमें नहीं पता होता। और फाइनली वो बीज, वो फल जब कड़वे होते हैं तब हमें कष्ट होता है। बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, आज बच्चा हमें पूछता भी नहीं, या हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो हम डिज़र्व करते थे। मैंने अपनी शादी में अपना 100% दिया लेकिन मेरी शादी ठीक चली नहीं, मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, या मेरी पत्नी अच्छी नहीं थी। इस तरह के रिजेक्शंस ऑफ लाइफ हमारी ज़िंदगी से एंजॉयमेंट ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन इज़ नाउ अवेलेबल। आज हम अश्विनी जी से बात करने जा रहे हैं जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन जैसे गूढ़ विषयों पर। फैम मैनेजमेंट कैसे है सोल्यूशन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का, इसके बारे में बात करेंगे अश्विनी जी से। केतु विज्ञान में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए अश्विनी जी को हम इन्वाइट करते हैं अपने प्रोग्राम कि कैसे फैम मैनेजमेंट जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का एक सॉल्यूशन है। हम आज जेंडर शब्द को ही समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अश्विनी जी हमें बता रहे हैं कि 3 जेंडर्स होते हैं। तो मेरे मतलब आ गया, आया? हाँ आ गया। प्रणाम, स्वागत आपका केतु विज्ञान में। और आज जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन नाम के इस विषय पर बात करने वाले हैं, जिसको डिस्कशन में आपने कई बार हमें समझाया है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस या एक्चुअली जानकारी न के बराबर है। जैसे क्योंकि आपने बताया कि बीज को समझे बगैर हम उसको पालन पोषण शुरू करते हैं, वो बड़ा हो जाता है तो उसके फल हमें कड़वे लगते हैं, और ये है रूट कॉज सभी तरह की समस्याओं का सोसाइटी में, परिवार में या इंडिविजुअल में। तो अब यहाँ पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको, वो मेल है या फीमेल है, नॉर्मली ये 2 ही जेंडर होते हैं। कई बार न्यूट्रल जेंडर अगर है तो उसके बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते। तो पेरेंट्स बच्चे को कुछ हद तक उसके फिजिकल जेंडर के हिसाब से पालते हैं, उसको वैसे टॉयज लाकर देते हैं, वैसे कपड़े उसको पहनाते हैं, और कुछ उसका वैसे ही रूम का डेकोरेशन रखते हैं। तो उसको एक जेंडर के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल जेंडर के अकॉर्डिंग तो पाला जाता है। चेंज क्या होना चाहिए इसमें परिवर्तन कहाँ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये मेंटल जेंडर और स्पिरिचुअल जेंडर, अगर किसी पेरेंट को पता भी है अपने बच्चे का मेंटल जेंडर एंड स्पिरिचुअल जेंडर, तो व्हाट एग्जैक्टली कैन डू टू एंश्योर कि बच्चे की लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ना आए या स्ट्रेस ना आए। I mean, ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन आप बता तो रहे थे रूट कॉज है, लेकिन हम इसको हैंडल करें तो करें कैसे? देखो, जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो हमें उसका जेंडर पता नहीं है। नेचुरली वो ठीक है कि जानने की कोशिश करी जाती है और वो बड़े सारे सिस्टम बनाए गए हैं, और वो सारे के सारे सिस्टम ने सिर्फ नुकसान किया है, फायदा नहीं किया। और कारण उसका क्या है कि हमें जब तक बच्चा गर्भ काल में है, यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें काल सिस्टम, हमारा काल सिस्टम है क्या।
एक्चुअली हम लोगों ने ना काल को, एक शब्द को मृत्यु समझ लिया है कि काल का मतलब है मृत्यु, मरना, मेरा काल आ गया, यानी मेरा मरने का टाइम आ गया। तो काल को हमने इतना गलत समझा, उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि रहेगा ही जब तक हम शब्दों को ठीक से समझेंगे नहीं। अगर आप बात करें तो एक हो गया काल, एक हो गया समय, दो चीजें हो गई, एक हो गई मृत्यु, एक हो गया जन्म। तो इतने सारे फैक्टर इनको, और वो जो दे दिया गया उसको अंग्रेजी में जो कह दिया, तो टाइम कह दिया। टाइम में काल और समय या घड़ी किसकी बात कर रहे हो ये पता नहीं है। जब आप उसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की एक ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें काल को वेरी वेल डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि काल का मतलब है जिस समय आपका जन्म हुआ। अब ये समय का मतलब क्या है यहां पर समय का मतलब घड़ी नहीं है। यहां पर समय का मतलब है कि उस समय में आपके ग्रहों की क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, उस समय कौन सा ग्रह किस ग्रह के आसपास था, सूर्य की पोजीशन क्या थी, चंद्रमा की पोजीशन क्या थी, और ग्रहण की पोजीशन क्या थी, यानी राहु और केतु की पोजीशन क्या थी जो ग्रहण लगाने का काम करते हैं। तो काल उसको कहा गया है। और दूसरा एक शब्द यूज होता है ज्योतिष के अंदर, स्थान। स्थान यहां पर, और देखो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि यहां पे डेट का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ दो ही चीजों की जानकारी चाहिए, देश और काल। ज्योतिष, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम ग्रह ज्योतिष की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, देश और काल। देश का मतलब है कि मेरे जो विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, एंड वो दूसरी रेखा क्या होती है, एक तो वो भूमध्य रेखा होती है और एक और होती है ना, दो रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जिससे करेक्ट। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का क्रॉस क्या हो रहा है वहां पर, आपका जहां पर बर्थ हुआ है, देश जिसको कहा गया है। देश जो है, लोग नॉर्मली देश शब्द को गलत समझ लेते हैं। देश शब्द का मतलब कंट्री नहीं होता है, देश शब्द का मतलब बाउंड्री नहीं होता है। देश का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपकी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस जो है कट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, उसको देश कहा गया है। तो हम लोगों ने शब्दों को ही कंफ्यूजन में ले लिया और कंट्री कह करके हमें यही नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्र की बात करो, कंट्री की बात करना बेकार है। राष्ट्र की बात करो तो राष्ट्रवाद समझ में आएगा कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। अगर आप देश की बात करोगे और राष्ट्रवाद की बात करोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। राष्ट्र की बात करोगे और राष्ट्रवाद की बात करोगे, नेशन एंड नेशनहुड, तब तुम्हें पता लगेगा कि राष्ट्रवाद कहते किसको है। कृष्ण का राष्ट्रवाद था, वासुदेव का समाजवाद था। इनमें फर्क क्या है, समाजवाद और राष्ट्रवाद में फर्क क्या है, ये समझना होगा आपको। तो ये तभी समझ में आएगा जब हम शब्दों को ठीक समझेंगे। यानी देश को, देश उस स्थान को कहा जाता है जहां पर आपका जन्म हुआ है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्रॉस कर रहे हैं आपस में, सिर्फ वो एक डॉट है, वो एक देश एक डॉट है सिर्फ। इट इज नॉट ए एरिया, इट इज ओनली वन डॉट। तो ये हमें समझना होगा। और कहते हैं ये डॉट का मतलब क्या है,
ये देश और देश, ये जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का जो क्रॉस पॉइंट है वो एक डॉट है। नेचुरली दो लाइन क्रॉस करेंगी तो एक डॉट कहलाएगा। उस डॉट का मतलब क्या है? अगर एक वो सुने आप, एक कालिदास का लिखा हुआ नावल है, एक उपन्यास है, उसने लिखा शाकुंतलम, अभिज्ञानम शाकुंतलम। तो उसमें उसने बिंदु को डिफाइन किया है। बिंदु क्या है? बिंदु इज नथिंग बट दैट डॉट वेयर दी लाइंस आर क्रॉसिंग। और वही पॉइंट है, एक्चुअली वो पॉइंट हम लोग लेते हैं पॉइंट ऑफ डिलीवरी एस्ट्रोलॉजी में, पॉइंट ऑफ डिलीवरी। बट एस्ट्रोलॉजी में या एक्चुअल ज्योतिष में वो लिया जाता है पॉइंट ऑफ कंसीवमेंट। ये फर्क है दोनों में। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो पॉइंट ऑफ डिलीवरी लेते कंसीडर करते हैं, वहां पर पॉइंट ऑफ कंसीवमेंट नहीं करते हैं। तो वो जो 9 महीने का गैप आ गया, इसीलिए हम गर्भकाल को नहीं समझ पाए कि गर्भकाल का मतलब क्या है। मैं काल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि काल जो है वो मृत्यु नहीं है। काल जो है, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को काल कहा गया है। इट इज ए ड्यूरेशन। काल इज नथिंग बट ए ड्यूरेशन, इट इज नॉट ए डॉट। डॉट और ड्यूरेशन में फर्क समझना होगा। तो अश्विनी जी, जैसे जन्म के समय एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा, यानी कि जिसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कि इस कोऑर्डिनेट पर आपका जन्म हुआ है। अभी हम कंसीवमेंट को भी ले सकते हैं और डिलीवरी को भी, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन का आधार है। पर जब उसी प्रकार से एक ग्रहों की और नक्षत्रों की पोजीशन बनती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिसको काल कहा गया है या समय, आई मीन काल और समय में क्या फर्क है? हाँ, तो काल और समय में यही फर्क है कि समय तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली समय कुछ होता ही नहीं। इट इज ओनली द काल विच इज यूजफुल। काल की ड्यूरेशन होती है और समय को डॉट से, अगर समय समझना चाहते हो क्योंकि शब्द अवेलेबल है, तो समय इज नथिंग बट दैट डॉट वेयर द लाइंस आर क्रॉसिंग, एंड ड्यूरेशन इज काल। दैट, अब देखो ना कि समय क्यों कहा मैंने, क्योंकि हर ग्रह मूवमेंट में है, मोशन में है। तो वो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो कट जहां पर कर रहे हैं वो पॉइंट है। और ड्यूरेशन है कि वो कितनी देर के लिए कट रहे हैं या कितनी देर के लिए वहां पर ठहर गया, यानी ग्रहण लगा जो, वो कितनी देर के लिए लगा आपका, तो वो काल है। समझ आई कि नहीं आई? यानी कि समय तो हुआ कि कब उन्होंने इंटरसेक्ट किया, दो ग्रहों ने आपस में उनका इंटरसेक्शन हुआ, नहीं, और क्रॉस हुए। कनेक्शन तो होता ही नहीं, क्रॉस हुए। कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? नहीं, दे क्रॉस ईच अदर। Graph went like this, other graph went like this, that's it. So that dot is called samay, where the two graphs are crossing each other. इसका मतलब समय तो हमेशा एक पॉइंट होगा, एक डॉट होगा। हाँ, जैसे हम देश को एक डॉट बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। करेक्ट। लेकिन काल विल बी ऑलवेज बी अ ड्यूरेशन। यस, एक like you understand it like this, that conceivement is dot, but delivery is duration. You understand? The pregnancy period is duration. तो पीरियड कहा जाता है उसको, और नॉर्मली पीरियड को, डॉट को भी पीरियड कह देते हैं लोग। तो ये कंफ्यूजन रहेंगे ही रहेंगे। अगर आप भाषा को नहीं, शब्दों को अगर नहीं समझना सीखोगे तो ये कंफ्यूजन रहेंगे ही रहेंगे कि पीरियड हम डॉट को कह रहे हैं या पीरियड हम ड्यूरेशन को कह रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन आया है आधी अधूरी भाषाओं से। भाषा तत्व के, भाषा मॉलिक्यूल जो हर इंसान में होता है, उसकी डिस्टॉर्शन है ये रीजन, कि भाषा तत्व का जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है हिंदित्व, और वो मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल अगर तुम्हारा डिस्टॉर्ट होगा तो तुम्हें भाषा समझ में आएगी नहीं, स्टेटमेंट तुम गलत बनाओगे, ठीक बना नहीं सकते, पीरियड को तुम डॉट कह रहे हो या ड्यूरेशन कह रहे हो तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो समय और काल का जो फर्क है वो समझ में आएगा नहीं। समय जो है वो पॉइंट जब आप कंसीव करें या जब आपने डिलीवर किया। डिलीवर किया का मतलब यहां पर है जब आपका बैग, डिलीवर का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा बाहर आ गया, डिलीवर का मतलब होता है आपका जो बैग है जिसके अंदर बेबी है वो फट गया। उसको हम डिलीवरी टाइम कैसे मानेंगे, क्योंकि बेबी का जो डिलीवरी है और जो बैग फटा है उसमें कई बार 12 घंटे तक का भी गैप हो सकता है। यही फर्क है, यही समझना है। दिस इज प्रिसाइजली द रीजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी फेलियर्स। के डेट ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी इज दैट व्हेन द बैग वाज एक्सप्लोडेड एक्चुअली। ये समझना होगा, ये समझ में तभी आएगा जब आप समझने की कोशिश करोगे। इट इज ए डॉट, बैग फटता है मतलब इट इज जस्ट वन डॉट एंड द बैग एक्सप्लोड्स। बैग एक्सप्लोड होने का एक डॉट और डिलीवर होने में कितना भी टाइम लग सकता है, चाहे वो एक्सप्लोड नेचुरली हुआ है चाहे वो उसे एक्सप्लोड मेडिकली किया गया है, दैट इज इमटेरियल। नहीं, एक्चुअली इट शुड बी नेचुरल। अगर मेडिकली किया गया है तो इसका मतलब है कि डिलीवरी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो जल्दबाजी में किया गया है। इट शुड हैपन नेचुरली। That should happen naturally, not that man-made. Man-made, so you can do anything. The cause behind it is that whether you want to deliver a robot or you want to deliver a child, natural child, it will depend on that. If you want to deliver a robot, then man-made child only you can deliver. So define the time by man. If you want natural kid, then nature has to break that back. That is why the time of delivery is that only, when the bag breaks naturally. There are examples available where the bag broken after 1 year instead of 9 months. So why didn't they do it that way? That they should have broken it manually. But they didn't, because they wanted a natural child, not a man-made child. See, it is that precisely. Here the role of mother comes in. Because conceivement is only a dot, but delivery is a system, full-fledged system. It has a duration, it has a kal. So Garbh Kal is called 3 years. Right from dot conceivement to right from dot when the child is of that age. Conceivement से लेके 3 साल पूरे होने पर. Why 3 years? Now here what you have to understand is why 3 years? Because first thing is that 3 years means we have 3 Vishisht Dev, Brahma, Vishnu, Mahesh. And the first period is Brahma's period. Then Mahesh period. And then Vishnu period. Brahma is for creation. So first phase is for creation. The child, the fetus develops into a child. तो ये creation हो गया. The second phase is of Mahesh. जितना मैं जानती हूँ Mahesh is considered as destruction. ये कहते हैं. Mahesh is energy. Mahesh is pure energy. Purest form of energy is called Mahesh. What you are talking about is you are talking about Shiv, not Mahesh. Energy for what purpose? Mahesh energy किस काम के लिए? Deliver होने के लिए. The baby should come out from the womb. That energy is
given to the child. But baby तो फर्स्ट ईयर में ही बाहर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है. बेबी तो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में ही डिलीवर हो जाता है, यानी कि ब्रह्मा का ही डिलीवर हो गया. महेश एनर्जी तो उसको बाहर आने के लिए चाहिए ना. ऑफ energy, the fetus requires energy to come out of the womb. That time the energy is required. You understand? You are coming out from a tunnel. It is a very tedious process. And unless you have energy, how will you come out? And lack of that energy is responsible for cesarean operations or dead child delivery. That energy is responsible. Most of the time that energy is not taken care of. That is the problem, that the procedure of surgery, free C-section has to be evolved, developed, because female was not able to deliver that energy to the child. That is the reason that childs are not getting connected with mothers well connected. That is the problem. So many things have to be understood. Then that energy starts building up after delivery. For delivery, that energy is required. And then it starts the next procedure of upbringing. First 2 years are very, very important. So what you are teaching the child right from dot to 3 years is very, very important. I was asking why 3 years. I started the question with why 3 years. So one reason is Brahma, Vishnu, Mahesh. In these 3 years, that energy becomes self-sufficient in the child, that he is able to grow himself. Initial growth is very important, as everybody says. So that time the energy is rising. So the direction has to be given in right path, right direction. That energy has to be cultivated in the child, and that energy is gender based. From here the gender importance starts. The moment it is delivered, after that only that energy starts growing, and you have to ensure that it is gender based. So how you have to, what you have to do, what procedure you have to do to ensure that that energy gets cultivated according to the gender. Energy starts building up right after the time of conceivement, or energy starts building up right after the delivery? No. When that energy is responsible to break the bag. So that bag, if man-made breaking is done, that means that energy was not yet developed. So energy, and that energy is to be cultivated gender based once delivery is made. Inside the bag, that gender doesn't matter. But when it is outside, if the child has a sufficient energy with him or her, or with the fetus, if it is sufficient energy is developed by female, by mother, then the after the delivery, cultivation of that energy is gender dependent, and that is responsible for E square quotient and Ashonidhi build up. Means while the child is in the womb of mother, Brahma Kal is there, and the child, the fetus, is
developing into a child. Now when the delivery time comes, Mahesh energy gets activated and the bag breaks down by itself, bursts by itself. It should be then. And then what's the role of Vishnu energy then? One thing. सेकेंड थिंग कि आप कह रहे थे कि जेंडर बेस्ड एनर्जी कल्टीवेशन होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी। ये कैसे होगा? मदर तो जितना मैं जानती हूँ, इनफैक्ट ये फैक्ट है कि इनिशियली 1 साल तक बच्चे को मदर अपने ही साथ रखती है और अपने थ्रू ही उसको फीड करती है, नर्चर करती है। इसमें जेंडर का कोई खास डिफरेंस नहीं आता, बी इट अ मेल चाइल्ड, सेम है। बहुत आता है, यही फर्क है। समझना तो यही है कि हमने अगर लड़की पैदा हुई है तो हमने उसको कृष्णांश के साथ जोड़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर ही कृष्णांश के साथ नहीं जुड़ी हुई तो बेबी को वो जोड़ेगी, पता ही नहीं है जोड़ेगी कि नहीं जोड़ेगी। और फादर को ये काम करना है, पिता को ये काम करना है। पिता मीन्स जेन्युइन पिता, बायोलॉजिकल फादर। That is the problem, that we don't know whether the baby which has been delivered, the biological father, if we know, and that father does the procedure, only then that child will get, according to the gender, the energy cultivation will take place. विष्णु एनर्जी का क्या रोल है? महेश एनर्जी बैग बस्टिंग के लिए काम आती है, डिलीवरी के समय काम आती है। विष्णु एनर्जी किस पर्पस के लिए है? विष्णु एनर्जी मैंने कहा ही नहीं है, मैंने विष्णु एनर्जी कब कहा? आपने 3 शब्द लिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश एक एनर्जी पेट में है। देखो मैंने एक बात और कही थी पहले, अगर याद हो तो, जब बच्चा पेट में होता है तो उसको पुरुष मान के चलना है, बेटा मान के चलना है, चाहे कोई भी जेंडर हो, डजंट मैटर। वो क्यों कहा था? क्योंकि वो ब्रह्मा काल है, ब्रह्म काल है, और ब्रह्मा जो है वो पुरुष थे। इसलिए उसको पहले उसको कहा कि जब पेट में आ रहा है बच्चा, जब कंसीव हो गए हो उसके बाद उसको आप बेटा मान के चलो, और उसकी अपब्रिंगिंग सारी जो भी कुछ करना है वो सब बेटा मान करके करनी है। तो दैट विल हेल्प improving the self confidence level of the child after delivery. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे, उसके लिए उसको आपको बेटा मान के चलना है, जब तक वो बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, महेश एनर्जी को कल्टीवेट करना है। डिलीवरी के बाद जेंडर बेस्ड कल्टीवेशन होगा। डिलीवरी से पहले तो आप पुरुष मान के महेश एनर्जी को कल्टीवेट करना है आपको। वो तो आप करोगी, बिकॉज you are there also, you have to use Krishnansh only. Krishnansh is the energy of air. हवा जो तुम सांस में ले रहे हो उसका ऊर्जा जो है वो कृष्णांश है, तो उसका तुम्हें उपयोग करना ही पड़ेगा महेश एनर्जी को डेवलप करने के लिए बच्चे की। तो वही एनर्जी से फिर जेंडर बेस्ड कल्टीवेशन होगा, तो उसको कृष्णांश के साथ योग कराना उसका, लड़की का। अगर लड़की है तो कृष्णांश के साथ योग कराना, और लड़का है तो उसको कृष्णांश बनाना। तो योग तो दोनों का ही कृष्णांश से होगा, चाहे कोई भी जेंडर हो। बस तरीके अलग अलग है, प्रोसीजर अलग अलग है, जेंडर बेस्ड प्रोसीजर होंगे। और तीसरा जो है विष्णु बताया मैंने। विष्णु क्यों? वो विष्णु एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, वो विष्णु तत्व से कनेक्टेड है। तीसरे में उसका विष्णु तत्व जागृत होता है, यानी
वो कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुटुंब का गुरु कहलाता है। तो कुटुंब का गुरु कैसे बन गया वो पैदा होते ही, जबकि उसको तो कुछ भी नहीं आता होगा। इसीलिए क्योंकि वो उस ड्यूरेशन में विष्णु है, तो उसकी देखभाल विष्णु की तरह से करनी है। जो ये नवजात शिशु कुटुंब का गुरु बताया गया है, ये 3 साल तक है, मीन्स गर्भ कंसीवमेंट के टाइम से 3 साल तक, करेक्ट, तब तक ये नवजात शिशु है। और वो एक्चुअली विष्णु है जो डिलीवर हुआ है, चाहे वो फीमेल डिलीवर हुई है चाहे वो मेल, वो विष्णु है और इसीलिए वो कुटुंब का गुरु है। ओके, तो अश्विनी जी, काल और समय के बारे में बात हो रही थी, तो आपने गर्भ काल के बारे में हमें बताया है। अब इसमें प्रश्न ये है कि काल के बारे में हमें समझना ही क्यों है। जैसे गर्भ काल के बारे में बात हुई, ऐसे ही 6 काल और हैं अगर हम 7 फेजेस ऑफ लाइफ को समझते हैं। तो इसके बाद संभाल काल का क्या, इसके बाद कर्म काल का क्या, क्योंकि जो लाइफ की पूरी बिल्डिंग है वो कर्म काल तक, यानी कि 18 से 24 तक बन जाती है। उसके बाद तो हमें वही एंजॉय करना है जो हमने बना लिया है। करेक्ट। तो संभाल काल गर्भ काल कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या केयर करनी चाहिए, ये आपने कुछ हद तक हमें बताया। संभाल काल का क्या, संभाल काल में संभाल काल तो बहुत दूर है, उससे पहले बाल्यकाल आता है। बाल्यकाल 3 वर्ष से 9 वर्ष तक, करेक्ट, बाल्यकाल, हाँ जी। उसके बाद संभाल काल आता है, ठीक है। तो बाल्यकाल में हम लोग ये मानते हैं कि एक एंजॉयमेंट का पीरियड है, बालक है, इसे खेलने दो, उसको उसकी मन की करने दो, उसको ज्यादा डांटो मत, ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो। क्या ये काफी है? दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ कि नेचर ने इतना कुछ दिया है और हम लोगों ने मैन मेड करके उसको, नेचर को ही सत्यानाश कर दिया और फिर कहते हैं पोल्यूशन हो गया। वी आर ओनली इंट्रोड्यूसिंग पोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। If we go by man-made, going away from nature, that means we are trying to make the child polluted. It becomes a pollution to the society. And once he starts in Sambhal Kal, when the child starts realizing that he or she has become a pollution, then they commit suicide. Teenager suicide का मूल कारण ही है बाल्यकाल का मिसयूज। बाल्यकाल में तुमने उसको वो नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। अगर लड़का है तो उसको विष्णु पहले जो 2 साल लाइफ के उसको बताए, जो डिलीवरी के बाद का जो टाइम है गर्भ काल का, उसको विष्णु क्यों कहा गया? कि विष्णु का काम है पालना। तो जब विष्णु का काम पालना है और पहले 2 साल वो विष्णु है, तो उसको तुम पाल रहे हो। इमेजिन, पालने का काम उसका और पाल तुम रहे हो उसको। तो फिर क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा? पोल्यूशन ही दोगे ना। तुम्हारे पास तो पोल्यूशन के अलावा है ही कुछ नहीं देने को। तुम्हें गर्भकाल का पता नहीं है, तुम्हें डॉट का पता नहीं है, तुम्हें कुछ तो पता भी नहीं है। काल और समय में अंतर नहीं पता, मतलब कुछ तो पता नहीं है। मैनमेड, हर चीज मैनमेड कर रखी है। मैंने बनाया, मैंने बच्चा पैदा किया। मतलब कमाल है कि हम लोग, सब कुछ अवेलेबल है और प्रकृति बार बार बता रही है कि सब कुछ दिया है, मैंने सब कुछ दिया है, पर हमें लगता है कि प्रकृति ने हमें कुछ नहीं दिया, सब कुछ हमने बनाया है। ऐसा कैसे काम चलेगा? तो विष्णु इसीलिए कहा गया है कि बाल्यकाल उसका विष्णु जैसा होना चाहिए। बाल्यकाल को समझना है तो कृष्ण के बाल्यकाल को समझ लो। कृष्ण ने गाय पालना सिखाया था बाल्यकाल में, और उसने इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली थी
कि 8-9 साल का था, उसने कंस का वध कर दिया था। पहला प्रश्न तो यही है कि 2 साल तक हम उस बच्चे को विष्णु कह रहे हैं जिसको हम पाल रहे हैं। हाँ, तो हम विष्णु को कैसे पाल सकते हैं? विष्णु हमें पालता है। तो इसीलिए उसको कुटुंब का गुरु कहा गया। यही तो कह रहा हूं ना कि हमें पता ही नहीं है वो सिखा क्या रहा है। वो कुटुंब का गुरु कहलाता है और हमें पता ही नहीं है कि वो सिखा क्या रहा है। उसको लगता है कि हम सिखा रहे हैं उसको, हमें ये लगता है कि हम सिखा रहे हैं उसको, बजाय इसके कि वो हमें कुछ सिखा रहा है। माँ को पहला गुरु कह दिया बच्चे का, और बच्चा कुटुंब का गुरु है पूरे के पूरे, तो बड़ा कौन हुआ? फिर बड़ा हुआ तभी तो उसको विष्णु कहा गया है। तो ये सारा सिस्टम हमारे सिस्टम में मिसिंग है। मतलब हमारे ये अज्ञानी सभ्यता में भी बताया गया था इसके बारे में, पर किसी ने कोशिश नहीं की समझने की क्या है। जैसे ही एशो सिविलाइजेशन शुरू हुई, एशो सभ्यता आई, तो उसने फिर इन चीजों को क्लियरली डिफाइन किया, बताना शुरू किया। जी। तो बाल्यकाल में हमें कृष्ण का एग्जाम्पल हमारे पास है कि कृष्ण की ने जो भी कुछ किया बाल्यकाल में, उसका रिजल्ट ये था कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई थी। लेकिन इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अब क्यों? सारी माएं तो अपने बच्चे को गैया लेकर भेज नहीं सकती कि जाओ। जनरलाइज क्यों नहीं कर सकते? किसने कहा? रावण की माँ ने, रावण जब 2 साल का, जब उसके गर्भकाल पूरा हो गया तो उसको छोड़ दिया था जंगल में। कितने एग्जाम्पल है ऐसे अवेलेबल दुनिया भर के। अश्विनी जी, 2.5 साल के बच्चे को अगर माँ बाहर निकाल देगी घर से, तो मुझे नहीं लगता है ये सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। आजकल चल क्या रहा है? माँ तो पहले साल के बाद ही बाहर निकाल देती है घर से। आज की सोसाइटी देखो, डिजिटल लिविंग में ऑलरेडी सोसाइटी चलने की कोशिश कर रही है, प्रोसीजर्स नहीं पता बस। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि डिजिटल लिविंग में तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं लोग, पर प्रोसीजर्स नहीं पता। क्यों? आज की तारीख में 1 साल का बच्चा होता है तो उसको क्रच में डाल के नौकरी पे चली जाती है कि नहीं चली जाती माँ? बताओ मेरे को, कौन सी नहीं जाती? पर बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या एक्टिविटीज करेगा और क्या नहीं करेगा, ये सारा कुछ माँ ही डिफाइन करती है। क्रैच में भी अगर माँ छोड़ती है तो माँ ही इंस्ट्रक्शंस देती है कि मेरे बच्चे के लिए ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो इन अ वे उसको माँ ही पाल रही है। माँ ने उसको छोड़ा नहीं है, डिस्कार्ड नहीं किया है। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है कि माँ सारा का सारा पोल्यूशन बच्चे को फीड कर रही है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि वो कंटिन्यूअसली पोल्यूशन ही फीड करे जा रही है उसको। उसने अपने, मतलब इमेजिन कि जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, तो उसके बाद उसको माँ का दूध पिलाया जाता है, और वही अगर पॉल्यूटेड है तो सोचो कि तुमने बच्चे को क्या पिलाया। और वो पॉल्यूटेड है कि नहीं है मुझे बताओ। फिर तो पॉल्यूशन के अलावा तुम दे क्या रहे हो बच्चों को? और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा माँ की रिस्पेक्ट करे। कैसे करेगा? तुम उसको पोल्यूशन दो और वो तुम्हें बाद में अमृत बनाकर दे दे उसको। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, देन आई थिंक इट इज टू मच। ठीक है, मेल चाइल्ड के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कृष्ण के या रावण के। फीमेल चाइल्ड का क्या? शकुंतला का अगर हम एग्जाम्पल लें तो विश्वामित्र और मेनका ने शकुंतला को जन्म के बाद ही जंगल में छोड़ दिया था। तो क्या ये एक राइट एग्जाम्पल है? यहाँ पे सीता का एग्जाम्पल लो ना भाई, ओनली शकुंतला। सीता का एग्जाम्पल लो। सीता जी को भी तो राम जी ने भेज दिया था वहां पर आश्रम में। एग्जाम्पल सारे अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कोई। भाई कृष्ण का ही एग्जाम्पल ले लो। वासुदेव ने डिलीवरी होते ही उसको वहां पर छोड़ाया था, मां से दूर कर दिया उसने। मां का दूध क्यों नहीं पीने दिया? अब यहां पर यह समझने की बात है कि कृष्ण को मां का दूध क्यों नहीं पीने दिया गया।
पिता ने ये किया इंश्योर, क्यों नहीं पीने दिया? क्योंकि उसको, वासुदेव को पता था कि मां का दूध, उसकी पत्नी का दूध पॉल्यूटेड है, वो नुकसान देगा बच्चे को। कितने सारे एग्जांपल है, तुम खाली शकुंतला लेकर बैठ गई। बल्कि शकुंतला का तो फिर भी बेटर है, क्योंकि कम से कम वो गर्भ में था, गर्भ में थी तो वो मां के साथ थी, बल्कि बाद में भी मां के साथ तो थी। शकुंतला की स्टोरी है, विश्वामित्र और मेनका जी की बेटी थी वो। मेनका आई थी विश्वामित्र की, उन्होंने तपस्या भंग की थी, और उसके बाद जन्म के बाद शकुंतला के राइट, वो दोनों चले गए। मैं समझ गया। तो यहां पर भी देखो, यहाँ पे मेनका को पता था कि मेरा मिल्क जो है, मेरा जो फीड है, मेरा दूध है, वो इस बच्चे के लायक नहीं है, इसलिए वो छोड़ गई उसको वहां पर, कि वहां पर जिसका भी दूध मिलेगा वो बेटर मिलेगा मेरे दूध के बजाय, क्योंकि मेरा दूध पॉल्यूटेड है। तो ये माँ को समझना है, वो माँ को, ये माँ क्या, माँ आज की तारीख में माँ एक्सेप्ट करने को तैयार है इस बात को कि उसका दूध पॉल्यूटेड है, जबकि डेफिनेटली है, क्योंकि उसको खुद को इतनी बीमारियां हैं। फिर जो चीज सामने है उसको हम अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को तो फिर हम क्या दे रहे हैं पता ही नहीं है हमें। तो काल का तो कहां से समझ में आएगा कि बाल्यकाल में करना क्या था, जब गर्भकाल का ही नहीं पता, जो एब्सोल्यूट पर्सनल होता है, तो बाल्यकाल का तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा कि बाल्यकाल का मतलब क्या होता है। तो संभाल काल तो बहुत दूर की बात हो गई। और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि घर टूट गए। इसलिए पोल्यूशन फीड करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। ऑब्वियसली अगर तुम किसी को पोल्यूट, किसी के विचारों को पोल्यूट कर रहे हो, तो उससे बड़ा गुनाह कोई हो सकता है क्या? फिर और तुम महेश एनर्जी को कल्टीवेट कर रहे हो। अगर तुमने महेश एनर्जी को ही पोल्यूटेड कल्टीवेट किया, तो उस बच्चे का क्या होगा? वही होगा जो आज की तारीख में बच्चों का हो रहा है। तो हमें ये समझनी होंगी चीजें सारी की सारी। जी। यानी कि सबसे पहले तो माँ को ये केयर रखनी है कि उसका दूध या जो भी कुछ वो बच्चे को दे रही है वो पॉल्यूटेड ना हो, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर करना कि खुद को पॉल्यूशन से वो फ्री रखे। उसके बाद प्रेगनेंसी पीरियड में, गर्भकाल में केयर रखनी है, जब बच्चा गर्भ में है और महेश एनर्जी ठीक से कल्टीवेट हो, ये ध्यान रखना है। नवजात शिशु कुटुंब का गुरु है, ये केयर रखनी है। अब जब बाल्यकाल आता है, तो लड़के को लड़के की तरह पालना है, लड़की को लड़की की तरह। वो तो पहले से ही, डिलीवरी के बाद से ये शुरू हो जाते हैं। ये तो डिलीवरी जैसे ही हुई, जेंडर पता लगा, उसके बाद से पालना दोनों का अलग अलग तरीके से होगा, क्योंकि दोनों की महेश एनर्जी अलग अलग कल्टीवेट होनी है, दोनों की ऐशोनिधि अलग अलग है, दोनों का ई स्क्वायर क्वोशिएंट अलग अलग है। अलग अलग क्या? ये प्रश्न यही है कि अलग अलग क्या? हम एक ही जैसे गेम्स होते हैं, बच्चे जो खेलते हैं, छोटे बच्चे हैं, एक ही जैसे कि एनवायरमेंट में रहते हैं, एक ही जैसा उनका सब कुछ रहता है। हाँ। तो अलग अलग क्या? बेटी और बेटे को पालने में माँ को जेंडर का ध्यान रखना है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या ध्यान रखेगी? खासतौर से इतना छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, वो क्या ध्यान रखेगी? क्वेश्चन ये है। इसके सारे प्रोसीजर्स आर मेड अवेलेबल बाय केतु विज्ञान। उन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना है और फॉलो करना है, और क्या करना है। अभी भी तो तुम प्रोसीजर ही तो अडॉप्ट कर रहे हो, कोई भी कि उसको दोनों को पालना, चलो दोनों को एक जैसा पाल देते हैं, ट्विन हो गए मान लो, तो अब क्या करोगे तुम? एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों को दूध पिला दिया, दोनों को कपड़े बदल दिए, काम खत्म।
तो इसीलिए तो फिर वो दोनों में आपस में लड़ाई रहती है हमेशा। उसका एकमात्र कारण है कि दोनों जेंडर ऐशोनिधि क्या है? फिजिकल जेंडर एक चीज है और मेंटल जेंडर एक चीज है और स्पिरिचुअल जेंडर एक चीज है। तीन चीजें हैं, तीन जेंडर है हर एक के पास, दोनों के पास तीन तीन जेंडर है। तो वो पता करो कि उसके तीन जेंडर कौन से हैं और उसके तीन जेंडर कौन से हैं, क्योंकि महेश एनर्जी उन तीनों जेंडर के कॉम्बिनेशन पर डिपेंडेंट होगी। ई स्क्वायर क्वोशिएंट या लर्निंग एफिशिएंसी उन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट होगी, परफॉर्मिंग एफिशिएंसी उन तीनों पर डिपेंडेंट होगी, मेंटल नेटवर्क उन तीनों पे डिपेंडेंट होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ उन तीनों पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि जो बच्चे की पालना है, जब बच्चे का जन्म हो गया, डिलीवर हो गया चाइल्ड, तो वहां उस पॉइंट से माँ को तीनों जेंडर्स पता होने चाहिए बच्चे। हाँ, ओनली देन शी कैन टेक केयर उनके तीनों जेंडर्स की। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल जेंडर कि बेटी को बेटी की तरह पालो और बेटे को बेटे की तरह पालो। इट्स नॉट जस्ट दैट। ओके, बहुत टेढ़ा काम है, बट चलो करना तो पड़ेगा ही। ये तीन चीजें हैं और मैं एक चीज देख करके चलूंगा तो मेरा जो एक गाड़ी जब चलाता है ना, ड्राइवर चला रहा होता है, तो तीन मिरर दी गई हैं उसको। वो तीन मिरर क्यों दी गई है? आंखें तो दो हैं, आंखें तो दो हैं, तो एक तो दो एक टाइम में तो दो ही देख पाएगा ना, तीसरी कैसे देखेगा? और देखनी तीनों है। तो तीनों, और जब तक तीनों नहीं पता होंगी तो एक्सीडेंट तो एश्योर्ड है। फिर अगर बाई चांस साइड में तो दूसरी सीट पे कोई बैठा है तो चौथा वो हो गया, तो पक्का एक्सीडेंट तो पक्का है, फिर रुकने का नाम ही नहीं है। तो अगर हम बच्चे एक्सीडेंट करने के लिए पाल रहे हैं कि एक्सीडेंट में वो उनकी मृत्यु हो जाए या अपाहिज हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो अलग बात है। अदरवाइज तुम्हें तीनों मिरर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आज का आखिरी क्वेश्चन अश्विनी जी, फैम मैनेजमेंट क्या है? फैम मैनेजमेंट जो मैंने सोशल मीडिया से पिकअप किया कि ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को हैंडल करने के लिए कोई आपने तकनीक निकाली है, ये है क्या फैम मैनेजमेंट? वेरी है क्या सिंपल, कोर्स है? ये है क्या? ये प्रोसीजर्स हैं टू मैनेज दी जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। सी फैम मैनेजमेंट, फैम का मतलब फीमेल मेल मैनेजमेंट। तो मेरे जेंडर अगर मेल और फीमेल हैं मेरे अपने, तो मैं उन दोनों को कैसे मैनेज करूंगा, दैट इज फैम मैनेजमेंट। सो दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग सेल्स जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। जी, तो क्या ये फैम मैनेजमेंट प्रोग्राम एक मदर माँ अपने लिए भी ले सकती है और अपने बच्चों के लिए भी ले सकती है, या सिर्फ हम ये अपने लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए मदर कुछ नहीं कर सकती? फैम मैनेजमेंट अगर बच्चों के लिए मदर कुछ नहीं कर सकती तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, मैं क्या कहूं। जी, यानी कि हमारे पास अब फैम मैनेजमेंट नाम का एक ऐसा प्रोसीजर या सेट ऑफ प्रोसीजर्स अवेलेबल है जिनके थ्रू हम तीनों जेंडर कॉन्ट्रडिक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और एक माँ अपने आप को पोल्यूशन फ्री कर सकती है यूजिंग फैम मैनेजमेंट। यहाँ पे माँ और बाप से कोई मतलब नहीं है ना, ईच इंडिविजुअल, इट इज फॉर इंडिविजुअल। जैसे तुम माँ हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है उससे, इमटेरियल। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन
contradiction is with each individual at whole life. So you have to learn to manage it, irrespective of whether you marry or you don't marry, you have child, you don't have child, doesn't matter at all. Even at the age of 75 you can learn, even at the age of 95 you can learn. You have to learn. Maybe you can learn in next birth also, that is not a deal. Anytime you can learn, but you have to learn. तो इसमें लर्न ये करना है कि हमें क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है. हाँ, बस जो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सीखना है फेम मैनेजमेंट. और जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को हैंडल करना एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट है. और इसमें गर्भकाल, बाल्यकाल में खास तौर से माँ को ये ध्यान रखना है. ये आज हमने आज के डिस्कशन से कंक्लूड किया. अश्विनी जी, आप इस तरह की जानकारी हमें दे रहे हैं, काल और समय का फर्क आज आपने हमें बताया है, और गर्भकाल कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें किस हद तक केयर रखनी चाहिए मदर को, और उसके क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं. जितना भी पोल्यूशन हम सोसाइटी में देख रहे हैं उसकी शुरुआत तो प्रेगनेंसी पीरियड से ही हो रही है. तो बाद में क्लिप करने का कोई पॉइंट नहीं रहता. शुरुआत करनी है ठीक करने की तो वहीं से करें. एंड केतु विज्ञान में रेमेडीज अब ऑलरेडी हमारे पास है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स है विच वी हैव टू फॉलो. तो आज के लिए आपसे बातचीत चलती रहेगी हर रोज 11:30 बजे इंस्टाग्राम लाइव पर. आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए. प्रणाम. क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन समाज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है? क्या आपको लगता है कि रिलेशंस में भी पॉल्यूशन आता जा रहा है? आपके बच्चे आपके अकॉर्डिंग ग्रो नहीं कर रहे, या आपको ऐसा लगता है कि उनके पालना में कुछ कमी रह गई है? तो दिस माइट बी अ केस कि आप उनके जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज करना उन्हें नहीं सिखा. दूसरा, आप अपने ही जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ पॉल्यूशन से भर जरूर जाएगी. फेम मैनेजमेंट अब अवेलेबल है, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, और फेम मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने तीनों जेंडर्स, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों को मेंटेन कर सकते हैं, तीनों को मैनेज करना सीख सकते हैं. प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होंगे, लेकिन क्या प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर, ये हमें सीखना होता है, समझना होता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके लिए ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं. केतु विज्ञान इज अ रेमेडी सिस्टम टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. अश्विनी जी हमें बता रहे हैं कुछ राकर भैया दिल्ली वाले के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं, कि कैसे इन सॉल्यूशंस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. मैं हूँ निधि कंसल्ट, कृष्णेश मंदिर अम्बाला की केयर टेकर. प्रणाम.